मेरे प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इंट्रोडक्शन करके लिया था और केपलर्स लॉ का भी इंट्रोडक्शन करके लिया था। और मैंने ऐसा बताया था कि केपलर के लॉज ये न्यूटन से पहले एस्टैब्लिश हो गए थे, और जब न्यूटन ने उसका जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एस्टैब्लिश किया, बहुत सोच समझ के उसके ऊपर डीप थिंकिंग करके किया, वो केपलर लॉ से कैसा मेल खाता है ये हमें देखना है। अभी मैं फिर से सिर्फ वो दो लॉज रिवाइज करता हूं। केपलर्स लॉ बोलता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और न्यूटन्स लॉ बोलता है कि F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। इसके बारे में हमें डाउट है, हमें माने उस टाइम के साइंटिस्ट लोगों को, और इसके बारे में डाउट नहीं है। तो इसको इसके साथ अगर हम मैच कर सकते हैं तो ये लॉ वेरीफाई हो जाएगा। ऐसा मान लो कि ये अर्थ है जिसका की रेडियस r है, जिसका की मास हमने कैपिटल M ले लिया है। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट या तो चांद या कोई सैटेलाइट मूव होता है, नजदीक है, इसलिए इसकी रेडियस भी हम कैपिटल R ही मान लेंगे। Let us take this radius as r. This is closer to the surface of earth as compared to the size of earth. तो इसके velocity v will be equal to distance traveled upon time. इसने जब एक चक्कर काटता है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना रहेगा? दैट विल बी इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, सो दैट विल बी 2 पाई आर। और एक चक्कर काटने के लिए उसको जो टाइम लगता है उसको हमने कैपिटल टी मान लिया है। देयरफॉर यहां पे सेंट्रीपेटल फोर्स, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लिप में बताया था, सेंट्रीपेटल फोर्स F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम मास किसका है? ये सैटेलाइट का मास है। v किसकी वेलोसिटी नहीं, स्पीड है, वो इस सैटेलाइट की स्पीड है, और r इसके सेंटर से डिस्टेंस है। एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि न्यूटन्स लॉ कहता है F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। समझो ये माने m कट गया, एक r कट गया, therefore we shall get v square is equal to gm upon r। मैं यहां पे एज्यूम कर रहा हूं कि ये चीज नजदीक है, इसलिए जो डिस्टेंस भी हमने नजदीक लिया और उसको एक चक्कर काटने के लिए टाइम लिया है वो हमने कैपिटल टी ले लिया है। वो हमें इससे मेल खाता है क्या देखना है। यहां पे हमने एस्टेब्लिश किया है v इज इक्वल टू 2 पाई r upon capital T. Therefore, we shall write 4 pi square r square upon capital T square is equal to g m upon r. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर
आर क्यूब इज अपॉन जी एम इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन में 4 पाई कांस्टेंट है, कैपिटल जी ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और m मास ऑफ द अर्थ चेंज होने वाला नहीं है। ये सब चीजें कांस्टेंट है एंड देयरफॉर वी कैन राइट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जो कि न्यूटन का लॉ एस्टैब्लिश होने से पहले केपलर ने एस्टैब्लिश करके रखा था। ये एक्सेप्टेबल था और ये नया था। इस तुम बोलोगे न्यूटन्स लॉ नया, उस जमाने में नया था। तो ये जो उसका नया लॉ है वो पुराने लॉ से मेल खाता है, इसलिए ये लॉ के ऊपर उस टाइम के लोगों ने भरोसा किया। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन भी किए और फिर ये लॉ सही है ये उन्होंने मान लिया। और फिर उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये सारे दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिए, हम भी एक्सेप्ट करेंगे। हमें कोई चैलेंज करना नहीं था, बट हम उस डायरेक्शन में अगर सोच सकते हैं तो हमें वो चीजें ज्यादा समझ में आती। तो जैसे मैंने बोला कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये G जो है इसकी बाद में बाकी लोगों ने, स्पेशली हेनरी कैवेंडिश ने इसकी वैल्यू एस्टैब्लिश की। लॉ न्यूटन ने एस्टैब्लिश किया, बट उसके ऊपर काफी लोगों ने सोचा समझा, एक्सपेरिमेंट्स किए, और हेनरी कैवेंडिश ने ये G की वैल्यू एस्टैब्लिश की एंड ही फाउंड आउट दैट दिस कम्स टू बी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका यूनिट आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्योंकि ये G जो है ये आर स्क्वायर इधर जाएगा, इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये दोनों नीचे आएंगे तो केजी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बदलती नहीं है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट, कांस्टेंट है माने कांस्टेंट है। आप बोलोगे तो कांस्टेंट है मतलब हर चीज कांस्टेंट रहती है, ऐसा नहीं। बहुत सारे इसमें सिचुएशन बदलने के बाद वो कांस्टेंट बदलता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ओहम्स लॉ सीखा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और फिर हमने उसमें लिखा था V इज इक्वल टू आई आर, वेयर R इज ए कांस्टेंट। बाद में हमने एस्टेब्लिश किया कि R इज ए रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलते जाती है। बहुत सारे चीजों पे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है, लेकिन जब इसको हम यूनिवर्सल बोलते हैं तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू कभी भी बदलती नहीं है। इसकी वैल्यू कभी भी कांस्टेंट इतनी ही है। अर्थ के ऊपर उतनी है, चांद के ऊपर उतनी है, प्लैनेट्स के ऊपर उतनी है, यूनिवर्स में इस गैलेक्सी के बाहर जाओ तो भी उतनी है। टेम्परेचर बढ़े तो भी इतनी है, प्रेशर बढ़े तो भी इतनी है, ये बदलती नहीं, इसलिए इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये जो फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूले के ऊपर प्रॉब्लम्स कैसे आएंगे? हमें एनटीएससी के डायरेक्शन में सोचना है बेसिकली। तो लेट मी टेल यू इन द बिगिनिंग कि एनटीएससी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के प्रॉब्लम कभी भी नहीं पूछते। एनटीएससी में भी आपको 1 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आपको m1 की वैल्यू पूछ दी है, m2 की वैल्यू पूछ दी है, फिर 6.67 से उसको मल्टीप्लाई करो, उसके पहाड़े याद करो,
टेबल्स याद करो, फिर कैलकुलेशन करो, ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। एनटीएससी में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप इसका मतलब समझे, इसको अप्लाई करें। कभी कभी अगर बहुत रफ कैलकुलेशन करना है तो ये 6.67 की जगह पे 7 भी पकड़ा जाता है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स में अगर ऑप्शंस दूर दूर है तो ही वो करने का फायदा होता है। इसलिए अभी अपन ने न्यूटन्स लॉ जो है वो समझ लिया, वो केपलर्स लॉ से कैसा मेल खाता है वो समझ लिया, लेकिन प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। और एग्जाम्पल के लिए मैं एक दो प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके देता हूं, बाद में आपको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं सब दे दूंगा। एक प्रॉब्लम आप लिख लो, फिर उसके बाद मैं तो दिमाग में याद रखूंगा, आप लिख लो प्रॉब्लम बोल के, और फिर उसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे प्रॉब्लम जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व ना हो, लेकिन तुम्हारा सोचने का तरीका उसमें काम में आता हो, ऐसे प्रॉब्लम रहेंगे। आर यू रेडी? डू यू हैव पेन एंड पेपर विथ यू? ले लो। मैं बहुत स्लोली प्रॉब्लम डिक्टेट करने वाला हूं, लेकिन आप उसको कंसंट्रेट करो। एक्चुअली मेरी इच्छा है प्रॉब्लम खुद तुम सॉल्व करने के लिए तुमको टाइम दे दूं, बट ये टाइप के टीचिंग में वो पॉसिबल नहीं। मैं प्रॉब्लम भी दे दूंगा, उसके बाद तुरंत सॉल्यूशन भी चालू कर दूंगा, और कुछ प्रॉब्लम आपको खुद को सॉल्व करने के लिए मैं दे दूंगा उसके बाद में। प्रॉब्लम ऐसा है, स्टार्ट राइटिंग द प्रॉब्लम। Two bodies of equal masses exert a force of F on each other. If the mass of one body is increased by 5 kg, the force of attraction is doubled. Find out the value of masses in above situation. प्रॉब्लम लिखा। अब वो प्रॉब्लम को हम समझ लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल ये रहेगा, GF इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें दिया है कि 2 इक्वल मासेस, इसलिए F इज इक्वल टू GM इंटू M अपॉन R स्क्वायर। अब उन्होंने ये बताया है कि एक मास जो है वो 5 kg से बढ़ाया है, और उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स 5 kg से बढ़ा है ना, 5 kg, देखो 5 kg से मैंने, आई डोंट रिमेंबर, बट 5 kg से मैंने बोला, ऐसा समझ के आगे चलता हूं। तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स डबल हो गया। सो इन सेकंड केस, सो दिस इज इन फर्स्ट केस, and in second case फोर्स डबल हो गया। सो 2F इज इक्वल टू G M प्लस 5 इंटू M अपॉन R स्क्वायर। ये M प्लस 5 क्यों किया? क्योंकि एक मास कोई तो भी 5 kg से बढ़ा दिया है। दूसरा M प्लस 5 क्यों नहीं किया? क्योंकि दूसरा मास बढ़ाया नहीं। सो ये प्रॉब्लम अपने को दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग, हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। सो 2F अपॉन F इज इक्वल टू G इन द ब्रैकेट M प्लस 5 इंटू M अपॉन R स्क्वायर। अब ये न्यूमरेटर
और ये इसका एक्सप्रेशन हो गया, इसका एक्सप्रेशन उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। सो इनटू आर स्क्वायर अपॉन जी एम एम। ऑब्वियसली ये f और ये f कैंसिल हो जाएगा, ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, g कैंसिल हो जाएगा, एक m कैंसिल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, ये m यहां डिनोमिनेटर में है तो यहां न्यूमरेटर में आएगा। तो वी शैल गेट 2m इज इक्वल टू m प्लस 5। ये m को हम इधर लेंगे तो वी शैल गेट 2m माइनस m इज इक्वल टू 5 एंड देयरफॉर m इज इक्वल टू 5 kg। ये टाइप के प्रॉब्लम आप एनटीएससी में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये प्रॉब्लम नहीं बोल रहा हूं, ये टाइप के प्रॉब्लम जहां पे वेरी हेवी कैलकुलेशन नहीं है, बट कुछ ना कुछ उसमें हमें सोचना है, वो सिचुएशन देखने की है, प्रॉब्लम अच्छी तरह से पढ़ने का है और फिर वो हमें सॉल्व करने का है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये आपको लिखने के लिए मैं अभी समय नहीं दे सकता हूं क्योंकि आप ये रिवाइंड करके फिर देख सकते हैं। तो अभी हम दूसरा प्रॉब्लम, मैं और एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दूंगा सो दैट यू विल गेट सम आइडिया व्हाट टू डू, व्हाट टू थिंक, एंड देन यू विल बी ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अपने टेक्स्ट बुक में, 10th के टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा तो उसमें कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम ज्यादा दिए हैं। तो कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम वैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं जो बताता हूं ऐसे टाइप के प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम ऐसा ले लो, आर यू रेडी? 2 masses 10 kg and 20 kg are separated by distance of r and exert a force of 1 Newton on each other. If they are brought closer to each other for a distance r by 2, what will be the new force? ये प्रॉब्लम है। अब इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको ट्रेडिशनल थिंकिंग करके गिवन डेटा टू फाइंड आउट फॉर्मूला ऐसे लिख के नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे लिखने में आपका 1 मिनट वैसे भी चला जाएगा। हाँ, आपके 10th एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये सब करो। जो फर्क एनटीएससी में और ट्रेडिशनल थिंकिंग में है वो यही है कि वहां एनटीएससी में आपको डायरेक्ट यू हैव टू जंप ऑन द इक्वेशन, एंड 10th बोर्ड स्टैंडर्ड में आपको उसका सिस्टमैटिक काम करना है। गिवन डेटा ये है, टू फाइंड आउट ये है। अभी हम उस स्टाइल से नहीं जाएंगे। पहले सिचुएशन में हमें बेसिकली ये मालूम है, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। अपना बेसिक फॉर्मूला F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। पहले केस में, सो इन फर्स्ट केस वो फोर्स है 1 न्यूटन इज इक्वल टू जी। ये दोनों मासेस दिए हैं, लेकिन हम उनकी वैल्यू डालेंगे नहीं क्योंकि हमें कैलकुलेशन में इंटरेस्ट नहीं। सो m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और दूसरे सिचुएशन में हमें वहां का तब का फोर्स निकालना F डैश। व्हाट विल बी द न्यू फोर्स बिटवीन देम? तो उसमें उन्होंने मास बदला नहीं, सिर्फ डिस्टेंस बदला है, दैट इज r by 2। सो दिस विल बी g m1 m2 अपॉन r by 2 का होल स्क्वायर।
देयरफॉर एफ डैश इज इक्वल टू, इतना भी बहुत लिखने की जरूरत नहीं, बट अभी आपको समझने के लिए मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं। बाद में जैसे जैसे आप उसमें एक्सपर्ट होते जाओगे आप सीधा सीधा ये स्टेप पे पहले जंप कर सकते हैं। सो इन के सेकंड केस एफ डैश इज इक्वल टू जी m1 m2, या r बाय 2 का होल स्क्वायर मतलब r स्क्वायर बाय 4, और ये 4 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है इसलिए जाएगा न्यूमरेटर में। सो दिस इंटू 4 अपॉन r स्क्वायर, ये जो है इसकी वैल्यू तो यहां हमने 1 दिया है। सो पुट फ्रॉम 1 and therefore we shall get f dash is equal to 1 into 4, this is equal to 4 Newton. That is the answer. इसमें हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज किया है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है, प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, और उसमें हमें बहुत ज्यादा हेवी कैलकुलेशन की कहीं जरूरत पड़ी नहीं है। जैसे जैसे अपन प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करोगे और आपको भी ध्यान में आए कि बहुत ज्यादा हेवी कैलकुलेशन की एनटीएससी के लिए जरूरत पड़ती नहीं है, एनटीएससी के लिए गिवन डेटा वगैरह वगैरह की जरूरत पड़ती नहीं है, आपकी सिस्टमैटिक राइटिंग की जरूरत पड़ती नहीं, आपकी सुंदर सुंदर डायग्राम की जरूरत पड़ती नहीं है। वहां पे सीधा आप मेंटली उस थर्ड स्टेप पे, फोर्थ स्टेप पे जंप कर सकते हो क्या, डायरेक्ट आंसर की तरफ जा सकते हो क्या, ये जरूरी है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मैं इस क्लिप में यहीं रुकता हूं, अगले क्लिप में, अगले लेक्चर में हम इसके आगे का जाएंगे।